हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय संविदा अधिनियम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, जिसे हम हिंदी में संविदा कल्प के नाम से भी जानते हैं। इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। संविदा कल्प यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको समझने से पहले ये समझो कि जिस तरह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने समझी थी। हमने पहली ही वीडियो में समझा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने समझा कि पक्षकार सक्षम होने चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, उनका जो प्रतिफल और उद्देश्य है वो विधिपूर्ण यानी कि लॉफुल होना चाहिए, साथ ही उनका जो करार है, जो एग्रीमेंट है, वो कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित ना किया गया हो। ये सारी चीज़ें सेक्शन 10 में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने समझी थी, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। लेकिन जो संविदा कल्प है, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो थोड़े अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये सारी शर्तें ना होते हुए भी वो वैलिड होते हैं और आप उन्हें जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, उससे उसको लागू करा सकते हो। जो संविदा कल्प है वो एक विशेष प्रकार की संविदा होती है, जिसमें ना तो प्रस्ताव की ज़रूरत है और ना ही स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, जैसा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। संविदा कल्प से संबंधित प्रावधान हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 68 से लेके 72 तक दिए गए हैं। और इसमें वे सारे प्रावधान किए गए हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर भले ही उसमें सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स नहीं हैं तो भी आप उन्हें कोर्ट के द्वारा लागू करा सकते हो। इस संविदा कल्प होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए और बी आपस में फ्रेंड है। ए बी के घर पर जाता है अपना कुछ कीमती सामान लेकर, बट वो वहाँ से थोड़ी देर के बाद लौट आता है, लेकिन लौटते वक्त वो उस सामान को उसी के घर पर भूल आता है। बी क्या करता है, बी उस सामान को अपने सामान की तरह यूज़ कर लेता है, उसे उठाकर रख लेता है, बट ए को वापस नहीं करता। अब ए क्या करता है, कोर्ट में जाता है, उस पर केस फाइल करता है कि बी के घर पर जो मैं अपना सामान भूल आया हूँ वो बहुत ही कीमती था, मुझे उससे वापस दिलाओ। अब यहाँ पे जो बी है, जो उसका फ्रेंड है और जिसने उसके सामान को यूज़ कर लिया है और वो उसे वापस भी नहीं लौटा रहा, वो ये नहीं कह सकता कि ए की गलती थी, वो सामान मेरे घर पे भूल आया है तो इसलिए मैं उसको वापस नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं कह सकता बी। अब ऐसे मामले में क्योंकि एक पार्टी को नुकसान हो रहा है और दूसरे को उस नुकसान से फ़ायदा हो रहा है, ये बहुत ही गलत होगा। तो इसलिए ऐसे संबंध में हम एक डॉक्ट्रिन लगाते हैं। डॉक्ट्रिन है अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की चीज़ से फ़ायदा उठा नहीं ले सकता है या फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप उसका सामान वापस करोगे, और अगर आपने सामान यूज़ कर लिया है तो आप उसे डैमेजेस दोगे। यही चीज़ बताई गई है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेक्शंस ध्यान रखने हैं 68 से लेके 72 तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक एक करके अब हम इन सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सारे सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले इस केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट केस लॉ है। मोमिस बनाम मैकफरलॉन 1760 का बहुत ही पुराना केस है। इसमें सबसे पहले लॉर्ड मैन्सफील्ड, कौन, लॉर्ड मैन्सफील्ड, सबसे पहले लॉर्ड मैन्सफील्ड ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी जो अभी हमने समझा, अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसका मतलब है कि कोई व्यक्ति दूसरे के फ़ायदे पर अमीर नहीं हो सकता या धनी नहीं हो सकता या उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। इन्होंने इस केस में कहा था कि ये जो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो संविदा कल्प का सिद्धांत है, ये इसी बात पर आधारित है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से धनी होने से रोकती है। मतलब कोई व्यक्ति दूसरे की चीज़ पर इलीगली तरीके से फ़ायदा उठाकर धनी नहीं हो सकता। अगर एक के खर्च पर दूसरे व्यक्ति को हम धनी होने देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। कोई भी व्यक्ति, एक ने कुछ सामान लिया और दूसरे ने उसका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसे व्यक्ति का फायदा प्राप्त करने से रोका जाएगा व्यक्ति को जो किसी दूसरे का है। मतलब जो चीज़ दूसरे की है, जो फायदा दूसरे को होना चाहिए, उसे कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये बात कही है इन्होंने इस केस लॉ में, बेहद इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अब हम एक एक करके इन सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 68 की। सेक्शन 68 बेहद इंपॉर्टेंट है और ये हमें बताता है कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि माइनर है, माइनर मतलब नाबालिग है, अवयस्क है, या कोई अनसाउंड माइंड का है, मतलब पागल वगैरह है, तो अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए असमर्थ है, और असमर्थ में तो दोनों तरीके के लोग आ गए, चाहे माइनर हो या चाहे अनसाउंड माइंड का हो, उसको कुछ ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करा देता है या उसको प्रोवाइड करा देता है, तो वो व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति को कुछ चीज़ें, ज़रूरती चीज़ें, चाहे वो खाने के लिए हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, या कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई हैं, उसको उपलब्ध कराई हैं, तो वो उन सारी चीज़ों का खर्चा किससे लेगा? ऐसे माइनर या ऐसे अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की प्रॉपर्टी से लेगा। तो सेक्शन 68 यही कहता है। बहुत ही सिंपल सेक्शन है और बहुत ही मतलब समझना हमें चाहिए कि ये जो सेक्शन है ये किसी माइनर की बात कर रहा है या किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की बात कर रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ज़रूरी चीज़ें, खाना, कपड़ा, है ना, या कुछ भी ऐसी ज़रूरी चीज़ें किसी को प्रोवाइड करा देते हो, तो फिर आपने जो उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं वो आप उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हो कि मैंने इसको इतनी इतनी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। तो सेक्शन 68 इसकी बात कर रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन 69, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लैंड में इंटरेस्टेड है, मतलब उसका इंटरेस्ट किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी में जुड़ा हुआ है, और वो ऐसी पेमेंट को अदा कर देता है जिसको पे करने का, जिसको चुकाने का जो दायित्व है, जो लाइबिलिटी है, वो उस लैंड के या उस प्रॉपर्टी के मालिक की है, बट वो उसको चुका नहीं रहा है, तो क्योंकि उस व्यक्ति ने चुका दिया है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है, तो उसको डैमेजेस मिल सकती हैं सेक्शन 69 में। तो यहाँ पर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए ने बी की ज़मीन को, बी के लैंड को, है ना, लीज पर लिया। लीज का मतलब होता है हिंदी में पट्टा। अब पट्टा क्या होता है? अब हम जब किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के लैंड को बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, बहुत लंबे समय के लिए किराए पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं लीज पर लेना। ए ने बी के लैंड को लीज पर लिया। अब बी का जो लैंड था, जो ए ने लीज पर लिया है, उस पर बहुत सारा रिवेन्यू बकाया था। रिवेन्यू क्या होता है? अब सरकार जो टैक्स लगाती है किसी लैंड पर, वो होता है रिवेन्यू। तो बी पर बहुत सारा रिवेन्यू बकाया था। सरकार उसे बार बार नोटिस देती है कि रिवेन्यू पे कर दो, पे कर दो, बट बी जो है वो उसको नहीं चुकाता, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि ए ने उसको लीज पर लिया हुआ है, तो एक बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो बी का लैंड है उसके लिए न्यूज़पेपर में एक नोटिस निकाल देती है कि हम बी के लैंड को बेच देंगे और बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसको हम रिवेन्यू में काट लेंगे। तो यहाँ पर बी फिर भी ध्यान नहीं देता कि मेरा लैंड जो है वो सरकार अब जो है बेचने वाली है और उससे रिवेन्यू जो है चुका लेगी अपना। तो यहाँ पर क्योंकि ए इस टाइम पे जो है वो उस लैंड को लीज पर लिए हुए है, पट्टे पर लिए हुए है, और वो उस पर अपना बिजनेस भी खड़ा कर लेता है उस ज़मीन पर जो उसने लीज पर लिया था बी से। तो ए क्या करता है, क्योंकि उस लैंड में उसका इंटरेस्ट जुड़ गया है, उसका तो काम चल रहा है, उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर सरकार ने वो लैंड बेच दिया। तो ए क्या करता है, जाकर सारा का सारा रेवेन्यू अदा कर देता है। अब क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस लैंड से जुड़ा हुआ था, उसने सारा का सारा जो भी मतलब रेवेन्यू था वो अदा कर दिया। तो अब ए क्या हुआ, ए उस पैसों को कैसे वापस लेगा बी से, है ना, क्योंकि बी तो चुकाना ही नहीं चाह रहा था। तो ए जो है यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, संविदा कल्प कहेंगे। भले ही ए और बी के बीच में किसी तरह का कोई इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उनके बीच में कोई फ्री कंसेंट ना हो, कोई प्रपोजल, कोई एक्सेप्टेंस ना हो, लेकिन ए ने क्योंकि बी के बिहाफ पे, बी की तरफ से उस सारे रेवेन्यू को अदा किया है, तो इसलिए ए जो है कोर्ट में जाकर उस पर केस फाइल करके कह सकता है कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस लैंड के साथ जुड़ा हुआ और मैंने बी की तरफ से सारा का सारा रेवेन्यू पे किया है, इसलिए अब आप मुझे जो बी से है वो सारा जो रेवेन्यू जो मैंने अदा किया है वो पैसा वापस दिलाओ। तो सेक्शन 69 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है किसी प्रॉपर्टी में और उस पर कोई ऐसा भुगतान बचा हुआ है, ऐसी पेमेंट उस व्यक्ति को करनी है जो उसका मालिक है या जो भी बाध्य है उसको करने के लिए, अब वो कर नहीं रहा है, तो अगर उस व्यक्ति ने कर दिया जिसका इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर वो यहाँ पर उससे क्लेम कर सकता है केस फाइल करके और उससे डैमेजेस ले सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 70। ये कह रहा है कि निःशुल्क ना होने वाले कार्यों के लिए भुगतान का दायित्व।
अब इसको समझने से पहले ये समझो कि जो एक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है वो जो आप किसी के लिए इसलिए करते हो क्योंकि आप बदले में उससे कुछ चाहते हो, पैसे चाहते हो या कोई चीज़ चाहते हो, क्योंकि आपने उसके लिए वो काम किया है इसलिए आप चाहते हो कि आपको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। और एक एक्ट होते हैं दूसरी तरह के वो जो आप सेवा भाव के लिए करते हो। सेवा भाव, आप बदले में कुछ नहीं चाहते जिसके लिए आपने कुछ किया है, बस आप ये सोचते हो कि मैं तो सामने वाले की सेवा करना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसके लिए ये काम करना है। तो दो तरह के एक्ट होते हैं। अब अगर हम सेक्शन 70 की बात करें तो ये सेक्शन एक ऐसे एक्ट की बात करता है, एक ऐसे कार्य की बात करता है जो कोई व्यक्ति दूसरे के लिए इसलिए करता है कि अगर मैंने किसी की मदद की है या किसी की हेल्प की है या किसी के लिए कोई काम किया है तो मुझे उसके बदले में कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब इस एक्ट ये जो उस व्यक्ति ने किया है इसी के बारे में बताता है सेक्शन 70। ये हमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए परोपकार की भावना के बिना कोई वैधानिक कार्य करता है, कोई लीगल एक्ट करता है, सही काम करता है, या उसे कोई चीज़ देता है या उसे कोई फायदा पहुंचाता है, तो जो व्यक्ति उसके एक्ट से फायदा लेता है या उससे के एक्ट से कोई लाभ लेता है वो उस व्यक्ति को जिसने उसके लिए कोई काम किया है उसको डैमेजेस देगा या क्षतिपूर्ति उसको प्रोवाइड कराएगा। तो बस सेक्शन 70 यही कह रहा है। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लो ए जो है वो एक व्यापारी है, वो बी के घर पर अपना कुछ सामान भूल से छोड़ देता है। बी कहता है कि अब बी जो है वो उसको लौटा नहीं रहा, तो यहाँ पे सेक्शन 70 जो है वो बी को बाध्य करेगा कि वो जो सामान है वो ए को लौटा दे, क्योंकि ए जो है वो भूल से उसके घर पर अपना सामान छोड़ आया है। बी ने उस सामान को अगर अपने सामान के लिए यूज कर लिया है तो वो फिर भी उस सामान को लौटाएगा ए को, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो अब उसने इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर बी की लीगल लाइबिलिटी, उसका विधिक दायित्व बनेगा कि जो भी उस सामान की कीमत होगी वो ए को चुकाएगा। यही है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उसने यूज कर लिया है वो उसको लौटा नहीं सकता, तो उसकी कीमत उसको भुगतान करनी होगी। इसके बाद आता है सेक्शन 71। ये कह रहा है खोई हुई वस्तुओं के प्राप्तकर्ता का दायित्व, यानी कोई व्यक्ति जो किसी की खोई हुई चीज़ों को प्राप्त कर लेता है जो किसी दूसरे की है, तो अब उसका क्या दायित्व है, उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, ये हमें बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको कोई फ़ोन पड़ा हुआ मिल जाता है, आप क्या करते हैं, अपना फ़ोन फेंक कर उस फ़ोन को यूज़ करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि ये तो मुझे पड़ा हुआ मिला, मैं इसको यूज़ करूँगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको उसका असली ओनर मिल जाए तो आपको उसे फ़ोन लौटाना होगा। लेकिन अगर आपके पास ओनर को ढूंढने की आपने कोशिश ही नहीं की, है ना, यहाँ पर अगर फ़ोन वाला आपके ऊपर केस कर देता है कि मेरा फ़ोन तो इसके पास है, आपके ऊपर क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं, आपराधिक कार्रवाई भी चल सकती हैं। लेकिन अगर आपने असली ओनर को ढूंढने की बहुत कोशिश की और वो मिल ही नहीं रहा, आपने बहुत ज़्यादा ढूंढा उसको, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसका रीजनेबल केयर करो। मतलब आप उसका ऐसे युक्त तरीके से उसको अपने पास रखो, उसका ध्यान रखो जैसे कि आप अपने सामान का रखते हो। वही यहाँ पर कहा गया है सेक्शन 71 में कि उस व्यक्ति का दायित्व जो होता है वो एक, जैसे कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बेलमेंट क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी को अपना सामान थोड़ी देर के लिए देता है। जैसे घड़ी है, आपकी घड़ी खराब हो गई, अब आप घड़ी वाले को सही करने के लिए दोगे कि भैया इसको ठीक कर दो, ये खराब हो गई है, और जब ठीक हो जाएगी तो मैं पैसे चुका के अपनी घड़ी वापस ले जाऊंगा। तो वो होता है बेलमेंट। आपने कुछ समय के लिए किसी को कोई चीज़ इस शर्त पे दी है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो आप मुझे लौटा दोगे, या फिर जो मैंने आपको चीज़ यूज़ करने के लिए दी है जब आपका काम हो जाएगा तो आप मुझे वो लौटा दोगे। तो यहाँ पर इस सेक्शन के हिसाब से यही कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की खोई हुई चीज़ को प्राप्त करता है तो वो एक तरीके से उसका उपनिहित ही हो जाता है। मतलब उसका जो दायित्व होता है वो ऐसे ही होता है जैसे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जिसको आप चीज़ संभाल कर रखने के लिए देते हो तो वो भी उसको ऐसे ही संभाल कर रखता है जैसे कि वो उसकी अपनी चीज़ हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस सेक्शन में। ऐसे व्यक्ति की कई सारी ड्यूटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, जैसे कि कोई चीज़ अगर उसे खोई हुई मिल जाती है तो वो उसकी देख रेख करेगा, और उसका जो असली ओनर है, उसका जो असली मालिक है, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर स्वामी उसका जो ओनर है वो मिल जाए तो उसको वापस कर देगा वो चीज़, ठीक। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए को सड़क पर एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई मिलती है, गोल्ड की अंगूठी पड़ी हुई मिलती है।
ए उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। ए की क्या लाइबिलिटी है यहाँ पर? उसकी लाइबिलिटी ये है कि वो अंगूठी को अपने पास इस तरह संभाल कर रखे जैसे कि हर व्यक्ति, हर विवेकशील व्यक्ति अपने पास अपनी कीमती वस्तु को रखता है। तो यहाँ पर उसकी जो लाइबिलिटी है वो अंगूठी के मालिक की तलाश करने की है, उसको खोजे कि कहाँ पर उसका मालिक है और वापस अगर वो मिल जाए तो उसको वापस से वो लौटा दे, है ना। और यहाँ पर यही इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई आपकी खोई हुई चीज़ को प्राप्त कर लेता है तो आपको वो चीज़ लौटानी होगी, और अगर उसका मालिक नहीं मिल रहा तो आपको उसकी रीजनेबल केयर करनी होगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 72। ये हमें बता रहा है कि भूल या उत्पीड़न के अधीन धन या वस्तु के प्राप्तकर्ता का दायित्व। इसका मतलब ये है कि आपको किसी की कोई पेमेंट, अगर मान लो किसी ने आपको गलती से कोई पेमेंट कर दिया या किसी की चीज़ की गलती से आपके पास डिलीवरी आ गई, है ना, कोई चीज़ जानी कहीं और थी, गलती से आपको वो चीज़ डिलीवर कर दी। जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं और गलती से आपके पास कोई चीज़ आ जाती है वैसे वो किसी और की। तो भूल से या परपीड़न से अगर सामने वाली पार्टी पर ये ऑब्लिगेशन होता है कि जिसके पास वो चीज़ भूल से चली गई है तो वो उसको वापस कर दे, और किसको दे? जिसके पास वो चीज़ जानी थी। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही बताया गया है कि आपको वो चीज़ लौटानी होगी अगर किसी ने भूल से या किसी ने उत्पीड़न के द्वारा कोई पैसा या कोई भी चीज़ आपको दे दी है। तो जिसको दी गई है वो चीज़, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बताई गई है कि उसको किस तरीके से यहाँ पर वापस लौटाना है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए और बी दो लोग हैं, वो सी के 100 रुपये के देनदार हैं। सी को से उन्होंने 100 रुपये उधार लिए हुए हैं। अब जो अकेला ए है वही पूरे 100 के 100 रुपये, कितने? पूरे के पूरे 100 रुपये सी को अदा कर देता है। ठीक, अब इस बारे में बी को तो पता नहीं कि ए ने सारे के सारे 100 के 100 रुपये सी को अदा कर दिए। अब सी क्या करता है, बाद में बी से भी 100 रुपये ले लेता है। बी जो है वो भी उसको 100 रुपये अदा कर देता है। 100 रुपये दोनों ने दे दिए, यानी कि 200 रुपये हो गए, और दिए कितने थे? सिर्फ 100 रुपये। तो यहाँ पर जो सी है वो जो 100 रुपये हैं जो बी ने भी अदा कर दिए हैं, वो बी को वापस करने के लिए यहाँ पर लायबल है। तो सेक्शन 72 यही कहता है कि अगर किसी ने भूल से या परपीड़न से आपको कोई पैसा दे दिया है या कोई वस्तु दे दी है तो उसके प्राप्तकर्ता का दायित्व यही होता है कि वो उसको लौटा दे। और इस एग्जाम्पल में भी हमने यही समझा कि बी ने भूल से 100 रुपये सी को दे दिए थे और पहले ए ने भी दे दिया। अब ए ने चुका दिए तो बी क्यों चुकाए? क्योंकि 100 रुपये जो लिए थे वो तो वापस हो गए। तो इसलिए सी की यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है कि बी ने जो भूल से उसको 100 रुपये चुकाए थे वो उसको वापस कर दे। तो आई होप आपको ये सारे सेक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, संवेदाकल्प क्या होती है? संवेदाकल्प एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें भले ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे असेंशियल्स ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो पार्टीज के बीच में, कोई फ्री कंसेंट ना हो, कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ना हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हो। ठीक, तो यही है आपका संवेदाकल्प, और इसको हमने आज की वीडियो में अच्छे से समझा है। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।